स्वागत है आप सभी का। आइए सुनते हैं प्रबोध कुमार सान्याल जी की लिखी कहानी आग्नेयगिरी। मामूली सी बात लेकर विवाद। जहां आत्मीयता बोध नहीं होता है वहां जरा सी त्रुटि को लेकर ही वाद विवाद शुरू हो जाता है। मानदा बोली, अकेले नहीं सो पाती हो? तेरे घर द्वार नहीं है? अपनी बारी आने पर तो कंजूसी करने लगती हो। नलिनी बोली, बड़ा भारी घर है ना तुम्हारा, पैताने पड़ी रहती हूँ, ना एक चटाई और ना एक तकिया। घर मेरे भी है, देश जाऊं तो आराम से पैर पर पैर रखे। तो जाना, मरने क्यों आ गई मेरे घर में? डायन कहीं की। खबरदार जो मेरे लड़के को हाथ लगाया, आज से मैं कह देती हूँ। नलिनी चीख उठी, अरे बड़ी बड़ी बातें, कौन चाहता है तेरे लड़के को? मेरे कमरे में आता क्यों है? क्यों जब तब गंदा कर जाता है? कुछ कहती नहीं हूं इसीलिए ना। मानदा भी जवाब देने लगी। बोली, कहेगी क्या? कंपनी का राज है, कहकर पार पा सकोगी? दिन के समय तो आवारागर्दी, रात के समय क्यों मरने आती है? मेरे आंचल तले अगर भूतों का इतना डर है तो किराए पर घर क्यों लिया? भूत तू खुद एक भूत है और तेरा या भूत। जबान संभाल कर बोलो मानदा दी, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कहकर नलिनी ने उसे डांट दिया। बोली, ऐसे कैसे रह लेने देती हो? तुम्हारे दो दो लड़के हैं, जब अस्पताल काम करने जाती हो तो कौन रखता है तुम्हारे लड़कों को? बर्तन नहीं मांजती हूँ, 2 आना 1 आना नहीं ले लेती हो जब तब। रात में जरा पास सोती हूँ तो आंखें लाल क्यों करती हो? मानदा ने कहा, ऐसा क्या करती है तू? रसोई कौन बनाता है जरा सुनूं? खाती नहीं है तू मेरे यहाँ? एक पतीली भात तक तो बनाना नहीं जानती। मिजाज दिखाने आ गई। नलिनी अनाप शनाप बकने लगी। अपने कमरे में जाकर चाहे जो कुछ कहने लगी। रसोई बनाने का फिर दोष मड़ा, क्या नहीं करती हूँ? उसके कुत्ते को मैं खाना नहीं देती हूँ, उसके लड़के की मेहरीगिरी नहीं करती हूँ। बड़ी बड़ी बातें, अब नहीं रहूंगी किसी भी तरह ऐसी नीच औरत के पास, अब नहीं रहूंगी। उधर से मानदा बकबक कर रही थी। जीभ गिर पड़ेगी, वह घमंड ना रह जाएगा। छाती से लगाकर उसे रखती हूँ। बोली, आह तेरी जवानी की उम्र है, कहाँ किसी विपत्ति में पड़ेगी, जाकर रह, मेरे ही पास बनी रहे। जाना, देखूं कहाँ जाती है, मैं भी देख लूंगी। अगर बनिए की लड़की हूं तो देखूं कौन तेरे सिर पर छाया करता है। बड़ी जिम्मेदार दिख रही हो ना तुम, एक परेशानी दूर करने के बहाने दूसरी परेशानी ला रही हो। बेड़े का पानी निकाल रही हो और उधर बाढ़ का पानी घुसाए दे रही हो। बैठी बैठी एक कायस्थ की लड़की को चूसे डाल रही हो। क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूं? इसी समय मैं इनके बीच में आकर खड़ा हो गया। हंसकर कहा, लगता है थाली और कटोरी में अब एक साथ रहने का जोर नहीं रहा। यह सब कैसे हुआ? इस समय किस बात को लेकर झगड़ पड़ी ओ मानदा बाबू? मानदा की तरफ से नलिनी निकल आई। बोली, इस समय झगड़ पड़ी आपका सिर लेकर। मैं बोला, सिर की तो कीमत है रे, एक दैनिक अखबार में नौकरी करता हूँ। राजनीति से शुरू कर झुग्गी झोपड़ियों के लायक गंदा साहित्य तक लिख सकता हूँ। नलिनी बोली, लिख क्यों नहीं सकते? किंतु बाद वाला साहित्य ही तुम्हें ज्यादा पुसाएगा। बहुत लज्जित हो गया। नलिनी किसी को छोड़े बिना बात कहने वाली लड़की नहीं है। जब तक चिकोटी ना काटे तब तक उसका बात कहना ही पूरा नहीं होता है। बोला, क्रोध करोगी तो भात ज्यादा खाना पड़ेगा, इतनी उत्तेजना क्यों? नलिनी बाबू तुम बड़ी गुस्सैल हो। नलिनी बोली, देखिए ना, जब तब रसोई का दोष मढ़ती है। मैं तो जैसे परिश्रम करती ही नहीं हूँ। हर महीने रुपए किसके लिए बहाती हूँ? उसके लड़के की सेवा टहल करते करते मेरा शरीर काला पड़ गया है, देख नहीं पाती है। मानदा दौड़ कर आ गई। बोली, देवर जी पूछ कर देखिए ना, मेरे लड़के को लेने के लिए उससे किसने कहा? छोटा बच्चा, उसे क्या ज्ञान व्यान है? मौसी कहता हुआ दौड़ पड़ता है, भगा भी तो सकती है। नलिनी बोली, अब भगा ही दूंगी। सुनी मेरी बात अथवा नहीं?
इतना पीटती हूँ फिर भी तो मेरा पीछा छोड़ता नहीं है। मैं क्या बुलाने जाती हूँ? पराये लड़के के लिए इतना दर्द मुझे नहीं है। हाँ, वह तो है ही, क्यों रहेगा? झूठी बात है। मानदा ने हाथ ऊंचा धमकाते हुए कहा, आज से अगर मेरा लड़का तेरे पास गया तो उसका खून कर डालूंगी। मारो, खूब मारो, खून कर डालो, उससे मेरा क्या? जात नहीं, गोत्र नहीं, मैं तो रास्ते की व्यक्ति हूँ। मारना ऐसे ही नहीं होता है, पुलिस है, कानून है, कहकर नलिनी अपने कमरे में जाकर घुस गई। मानदा बोली, खूब करूंगी, लड़के मेरे हैं, उन्हें मैंने पेट में रखा है। यह कहती हुई वह भी रसोई की तरफ चली गई। दोनों लोगों का क्रोध और कम नहीं होना चाहता है। कमरे के अंदर से मुझे सुनाती हुई नलिनी बोली, खून करके अदालत में जाकर कह आओ, वे लोग संदेश खाने को दे देंगे। ये दोनों ही भले घर की लड़कियां हैं। यह बात ये बीच बीच में क्यों भूल जाती हैं, यह मैं नहीं बता सकता। संभवतः भाषा का चेहरा बदल कर ऐसा कलह अभिजात समाज में भी होता रहता है, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति कुछ संयत रूप में होती है। झगड़ा थमा पर आते ही इनसे मेरा परिचय हुआ और परिचय से ही घनिष्ठता। सवेरे सवेरे किसी दिन नलिनी आकर ठाकुर का प्रसाद मुझे खाने को दे जाती है, किसी दिन मानदा के हाथों का मिलता है आलू चॉप अथवा इलिश मछली का झोल। मैं ठीक ही हूँ। मानदा के पति हैं, वह व्यक्ति किसी कंपनी की तरफ से सुगंधित तेल और साबुन बेचने दूर दूर के इलाके में जाता है और एक बार जाने पर 15-20 दिन तक घर नहीं लौटता है। उसकी आमदनी मामूली है। मानदा भी कोई बैठी नहीं रहती है। किसी एक लेडी डॉक्टर को पकड़कर प्रसूति परिचर्या कर मामूली कुछ न कुछ कमा लाती है। 2 लड़के हो गए हैं। नलिनी इनके बीच आकर बहुत दिनों से रह रही है। कायस्थ के घर की लड़की है। उसके परिवार में कौन है अथवा कोई नहीं है, यह यहाँ क्यों रहने आई है, यहाँ रहने में उसका क्या प्रयोजन है, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। वह यहीं के किसी एक बालिका विद्यालय में छोटी छोटी बच्चियों की सार संभाल करने जाती है। दिन भर वहीं रहती है। अपराह्न में बोर्डिंग में किसी एक काम से जाती है। महीने में वह 15 रुपए कमा लेती है। उसके चेहरे में चाहे श्री ना हो, किंतु उसका स्वास्थ्य खूब अच्छा है। वापस आ रहा था, ऐसे समय नलिनी बाहर निकल आई। मैं बोला, यह क्या, खाने नहीं गई नलिनी जी? नलिनी बोली, नहीं, उसके हाथ का खाना, यह मैंने कसम खा ली है। कहती हुई बाहर निकलकर वह स्कूल चली गई। बाहर होकर आ रहा था, ऐसे समय मानदा आकर खड़ी हो गई। बोली, युद्ध का घोड़ा देखा ना देवर जी, मैंने कह दिया, जा जहाँ तेरी खुशी हो। यह मेरा घर कोई होटल नहीं है, मैं जिस तिस को घर में रखूंगी। दोनों लड़कों को उसने वश में कर रखा है। तुम्हारे दोनों लड़के भी तो उसे छोड़कर नहीं रह सकते हैं। उस दिन देखता हूँ शाम को मौसी लौटी नहीं है, इस कारण रोना लेकर बैठ गए। मानदा जैसे कुछ क्षण सोचती रही, उसके बाद बोली, तेवर दिखाती है, कुछ खा नहीं गई, उम्र की गर्मी है, किस पर क्रोध करती है? सुनू तो, अपने पैसों से खुद ही खा पी रही हूँ। तेरे रुपए से तो मेरी गृहस्थी में कुछ मदद होती नहीं है। थोड़ा अगर समझौता करके चला जाए। कैसे चलेगा? मिजाज तो उसका ठंडा है नहीं, क्रोध ही बहुत है। क्रोध ही उसका सारी प्रवृत्तियों से ऊपर है। उस दिन मेरे लड़के को मारकर अधमरा कर दिया। इसीलिए ना तुमने कुछ कहा नहीं मानदा जी, कहकर हंस पड़ा। मानदा बोली, कहूंगी? अरे बाबा, उसकी करतूत पर मैं कुछ कहूं तो मेरी जान बच जाएगी। लड़का भी तो उसका आंचल पकड़े रहता है देवर जी। इतनी मार खाकर भी देखती हूँ उसी की गोद में बिना किसी घबराहट के सो गया। डायन के हाथ से अपने दोनों बच्चों को मुझे बचाना होगा। कहती हुई वह चली गई। छुट्टी के दिन शाम को अपने कमरे में बैठे लिख रहा हूँ। इसी समय नलिनी आकर मेरे कमरे में घुस आई। आवाज देकर संकोच पूर्वक लोगों के घरों में जाने का बुरा अभ्यास उसे नहीं है। उसके आविर्भाव के भीतर एक आक्रमण का भाव ही प्रबल है। उठकर बैठने को कहा। ऐसे असमय में नलिनी जी? वह बोली, मेरे लिए समय असमय कुछ नहीं है। पिंजरे में जाने के पहले एक बार आपके श्री चरणों के दर्शन को आई हूँ। आपका कमरा तो बहुत अच्छा है। क्यों?
पुस्तकों अखबारों की गंध, देश देशांतर की खबरें आपके कमरे में घूमती फिरती हैं। आपका जीवन सुख का जीवन है। हंसकर बोला, नदी का यह तट कहता है वह किनारा बहुत अच्छा है। नलिनी बहुत देर तक मेरे कमरे के चारों ओर अपनी नजरें घुमाती रही। उसके बाद बोली, मेरी भी खूब इच्छा थी खूब लिखना पढ़ना सीखूं, पर हो नहीं सका। जिसे इतना खट कर खाना पड़ता है उसे इतना शौक कहीं सुहाता है। नलिनी जी, लिखना पढ़ना सीख कर भी तो उपार्जन किया जा सकता है। नहीं, बहुत कुछ सीख कर जो पाऊंगी परिश्रम करके भी मैं वही पाऊंगी। लिखने पढ़ने का तो समय नहीं है, पेट नहीं भर सकेगा, कहकर नलिनी म्लान हंसी हंसने लगी। जो भी कहो, तुम इतनी गुस्सैल क्यों हो? वह हो सकता है, नलिनी बोली। मैं कुछ कहूंगी नहीं। मुझे धोखा देने क्यों आती है? बड़ी शैतान है यह, आपको बताए देती हूँ। कैसे सुनेंगे? महीने में कई बार मुझसे पैसा ले जाती है और खाने को देती है चना, चुनी, रूखी दाल, 2 आलू और सरसों का तेल। यही तो खाती हूँ। 1 मन चावल के 3.5 रुपया। 10 सेर से अधिक चावल तो खाती नहीं हूँ। 60 रुपयों का हिसाब दिया, उसके अलावा 2 रुपया मकान किराया। कहते कहते उसकी आंखें छलछला उठी। और कहीं जाकर रहने की लगता है तुम्हें सुविधा नहीं है। मेरी बात का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर बोली, एक अच्छा कपड़ा क्या अपने लिए रखने की मेरी सामर्थ्य है? अच्छे कपड़े, अच्छी साड़ी सब पहन पहन कर तो वह काम करने जाएगी, किसी न किसी की गंदगी लगाती है। मैं क्या उन सबको फिर वापस ले पाती हूँ? मेरे कारण ही उसका वस्त्रों का खर्चा बच जाता है। बड़ी दुष्ट महिला है, समझे? तुम्हें मिलता है 15 रुपया। इतने अच्छे कपड़े तुम कहाँ से लाती हो? गाना गाती हूँ जो, नलिनी बोली। बोर्डिंग की लड़कियों को गाना सुनाती हूँ, वे खुश होकर मुझे देती हैं। अरे माँ, वे सब बड़े घरों की लड़कियां हैं। उसे कहाँ से क्या मिलेगा? 2 दिन खटूं तब मिलेगा 2 रुपया। फुसफुसाकर वह फिर बोली, एक दिन किसी के घर से शमीज चुरा कर लाई थी। वे लोग अब उसे घर में नहीं घुसने देते हैं। कहकर वह जैसे परम आनंद के साथ हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर मैंने कहा, जिसकी इतनी निंदा कर रही हो उसने तो तुम्हें आश्रय दे रखा है नलिनी जी। इसका नाम निंदा है? यह कौन मैं झूठ कह रही हूँ, सब सत्य है। आपसे कसम खाकर कह रही हूँ। हाँ, मुझे आश्रय जरूर दिया है, पर वह अपनी सुविधा के लिए। तुम तो उसके कारण उपकृत हो, नलिनी बोली। अगर भगा देती है तो चली जाऊंगी, स्थान का क्या अभाव है। उसके अलावा क्या? बत्ती के आलोक की तरफ देखती हुई वह म्लान हंसी हंसकर बोली, मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है। डंठल से झर पड़ी हूँ, उड़ते उड़ते ही तो घूमना पड़ेगा। कौन जाने नलिनी जी, इस तरह से दिन पर दिन गंदगी मचाते रहने से मन छोटा हो जाता है। हो जाए ना छोटा, देखती हूँ कहाँ तक होता है। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। मैं चुप बना रहता हूँ, किंतु नलिनी चुप नहीं रही थी। मन ही मन वह जैसे कोई बात सोच रही थी। एक समय बोली, बात बात में मुझे दोष लगाती है। कहती है, तू क्यों रहती है? अरे, मेरे रहने से तेरा सम्मान बढ़ता है जो? मैं भद्र घर की लड़की हूँ, जानती हूँ बहुत नीचे गिर गई हूँ, तो भी जन्मजात सांप का बच्चा हूँ। और तू नहीं जानती ना, तेरा कुछ समझती हूँ। कहूँ तो अनेक बातें हैं, बहुत सी बातें सुनने का मुझे कोई कौतूहल नहीं था। नलिनी इसे समझ गई। वह बोली, बांध रखा है ना, इसीलिए सहज में। किसने बांध रखा है तुझे? दुश्मन ने, पिछले जन्म के ऋण ने। जिस दिन जंजीर तोड़ दूंगी समझ जाओगे। दया माया के सिर पर झाड़ू। किसके लिए कौन रुका हुआ है बताइए तो? नलिनी बोली। जिसका ठिकाना नहीं है, अपना पराया नहीं है, वह और कोई बंधन कैसे मानेगा? मैं उन सब की परवाह नहीं करती। नलिनी जी, यहाँ तुम्हारे आत्मीय कौन कौन है? आत्मीय? नलिनी ने कुछ क्षण सोच कर कहा, सभी हमारे अपने हैं। अच्छा, अब उठूं। तुम्हारे हाथ में क्या है जिसे छिपाए लिए जा रही हो? नलिनी बोली, बाबा रे, कैसा संदेह। अरे मौशाए, आपके घर का कुछ नहीं है। नहीं, वह नहीं कह रहा हूँ। मैं हंसने लगा।
ये 2 जापानी खिलौने हैं, कहकर उसने कागज़ के 2 डब्बे दिखाए। बोला, खिलौने किसके लिए? नलिनी हंसकर बोली, यह मोटर गाड़ी है और यह रेलगाड़ी है। यह कहती हुई वह मेरे कमरे से निकल गई। समझ गया उसका बंधन कहाँ है, कहाँ वह बंधन मानकर चल रही है। वात्सल्य का भूखा मातृ हृदय लगता है, इसी तरह अभिव्यक्ति व्यक्त करता रहता है। मैं इन लोगों की नियमित खोज खबर नहीं लेता हूँ, लेने की कोई बात भी नहीं है और उसका अधिकार भी मुझे नहीं है। स्त्रियों के इलाके में घूमकर स्नेह बटोरते फिरना मेरा पेशा नहीं है। बीच बीच में लगता है दुर्भाग्य के कारण मैं इस मोहल्ले में आ पड़ता हूँ। दिन रात कुत्सित कलह सुनते सुनते मैं भी सचमुच जैसे छोटा होता जा रहा हूँ। पुरुषों की देख रेख में न रहने पर स्त्रियां अत्यंत सहज में एक दूसरे पर आघात करने लगती हैं। मेरे घर के ऊपरी तल्ले में रजनी अपने परिवार को लेकर रह रहा था कि स्त्री की शोचनीय मृत्यु के बाद वह अपनी कन्या को लेकर कहीं चला गया है। उसकी कुछ भी खबर मुझे नहीं है। मैं भी जल्दी चला जाऊंगा। मकान मालिक को 1 मास का नोटिस दे दिया है। उस दिन बड़े सवेरे इनके भीतर पुनः एक प्रबल झगड़ा छिड़ गया। सार्वजनिक नल के पानी को लेकर झगड़ा। उसके बाद सुनने को मिला बड़े लड़के ने रसोई घर में जाकर जैसे कोई शैतानी की है। मांदा उसे पीटने आई। नलिनी ने उसे रोका। भीतर ही भीतर कहीं जैसे अकारण ही इन लोगों में एक असंतोष धुंधवाता रहता है। सुअवसर मिलते ही बहता हुआ बाहर निकल पड़ता है। मांदा बोली, माँ को तो जलना नहीं पड़ता है, जलती है मौसी। नलिनी बोली, जो जली वह राख हो गई। एक बार मारिए फिर मजा देखिए, मेरे ऊपर कुड़न क्यों? कुड़न नहीं, किसी घूरे पर जगह मिली तुम्हें, मरने आई मेरा घर जलाने को। क्यों? बाबा रे बाबा, जहर बुझी लड़की। तुम कम कैसे हो? तुम कूड़ा करकट लपेटे हुए नहीं घूमती हो, मांग में सिंदूर डालकर अब गृहस्थी करने आ गई हो। खबरदार मुझे ना छूटना, झोटा पकड़ के हिला दूंगी। झनझनाती हुई मांदा बोली, सिर चढ़ाकर मेरे दोनों बच्चों को तू नष्ट कर देना चाहती है? क्यों री? बात बात में धमकी। तेरा खाती हूँ या पहनती हूँ? स्वामी पुत्रों को लेकर गृहस्थी कर रही हूँ। क्या तेरे जैसी उलखर्ची हूँ? कहाँ तू से बांध कर रख सकी? कैसी तेरी ख्याति है, ना रूप ना गुण। चला तो गया लाठी मारकर और बात बात में कहती है झोटा उखाड़ कर रख दूंगी। हठात हाथापाई का शब्द सुनाई पड़ा। उसके बाद ही बड़ा लड़का चीत्कार कर रो उठा। उसी क्षण मांदा भी गरज पड़ी, मार डाला मेरे लड़के को, इतनी बड़ी आपदा, अभी पुलिस बुलवाती हूँ, हथकड़ी डाल देगी आकर। अरे कोई कहाँ है? तेजी से जाकर उन दोनों के बीच में खड़ा हो गया। मांदा बोली, देवर जी उसके दोनों हाथ बांध लो, कसम से कहती हूँ हत्यारी लड़की है। दोनों बच्चे मासी मासी कहते हुए धरती पे लौटते लौटते रो रहे थे। मांदा ने हाफते हाफते आकर कहा, खून कर दिया मेरे लड़के का, करेगी ही, ले वह तो मरी दुष्ट है, उसके माया ममता कहाँ है? तुम इसे नेस्तनाबूद कर दो देवर जी, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसके क्रोध के लिए क्या मैंने ऋण ले रखा है? तुम ही कह देखो ना। धमाधम करने के बाद नलिनी कमरे के अंदर जाकर अपने सामान को पटक रही थी। अपना घर वह आज खुद ही छार छार कर देगी। उसका क्रोध आज दुनिया में सबसे ऊपर है। मैं बोला, क्यों इतना क्रोध? वह मरी तो पागल है। मांदा बोली, आई थी क्यों मरने देश से भागकर? लड़के के सिर पर हाथ रखकर तेरी बुरी नीयत थी या नहीं? एक भद्र घर के लड़के को खींच लाई। तेरा बेहयापन वह क्यों सहेगा? कूड़े में फेंक कर चला गया। ओ देवर जी, वह देखो मेरा घर द्वार सब फोड़ डाला, किंतु इससे अच्छा ना होगा। यहीं से मैंने पुकारा, नलिनी। नलिनी उन्मादिनी की तरह बाहर निकल आई। तब भी उसके शुष्क नेत्र आक्रोश से जलते हुए धक धक कर रहे थे। वस्त्र अस्त व्यस्त, केश राशि बिखरी हुई। ऊपर की तरफ देखते हुए उसने विदीर्ण कंठ से कहा, सब झूठ है, सब कुछ मिथ्या है। जो सब जानते हैं उसका जरा भी सच नहीं है। चला जाए, सब टूट जाए, सब छार छार हो जाए। कहते कहते वह हाहा करते हुए रो पड़ी। अपमान किया मांदा दीदी, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। अब मैं तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखूंगी।
मानो एक असहज यंत्रणा से उसके हृदय के भीतर का रक्त झरा पड़ रहा था। उसे रोकने गया पर वह मानी नहीं। अपने को कुछ अंश में संयत करके पहने हुए वस्त्रों को थोड़ा संभाल कर क्या जाने क्यों उसने मेरे पैरों के पास आकर एक प्रणाम सा किया। उसके बाद बड़े लड़के के सिर पर क्षण भर के लिए एक हाथ फेरा, तेजी से दरवाजे से सड़क पर बाहर निकल गई। मांदा ने चुपचाप सब कुछ देखा। उसके बाद शांत स्वर से बोली, लड़कों को कहाँ छोड़ जाऊंगी, उसे तो लौट कर आना होगा। सांस छोड़ते हुए मैं बोला, लड़के तो उसके नहीं है मांदा जी। देखा मांदा की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। क्यों आंसू आ रहे हैं? क्या है इनका रहस्य? इसे नहीं समझ सका। समझने की चेष्टा भी नहीं करूंगा। धीरे धीरे बाहर निकल गया। 4 दिन के बाद कुली के सिर पर सामान रख कर यहाँ से जा रहा था। इसी समय मांदा आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। बोली, देवर जी जा रहे हो? हाँ, मांदा बोली। छोटे लड़के को भारी ज्वर है, हिड़ रहा है, रोना थम नहीं रहा है। तुम उसे स्कूल से लौटा लाओ देवर जी। प्रतिज्ञा करती हूँ और झगड़ा नहीं करूँगी। मैं बोला, ढूंढ चुका हूँ, स्कूल का काम उसने छोड़ दिया है। अरे माँ, तब कहाँ गई? मांदा ने सिहर कर प्रश्न किया। कहाँ चली गई इसकी खबर किसी को नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, कहकर चला आया। मांदा पत्थर की मूर्ति की तरह पीछे खड़ी रह गई। यह थी कहानी आग्नेयगिरी। अगर प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।